हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। बेटा इसमें दो मेन टॉपिक हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करेंगे। बच्चे जो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही एक्सटेंशन है, तो वो अगर अच्छी तरह आपको क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए सैम्पल स्पेस। तो E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या होगा? इवेंट E एंड F बोथ हैव अकर्ड, मीन्स E और F दोनों इवेंट्स अकर होंगी। E और F दोनों इवेंट्स अकर होंगी। क्लियर? तो दोनों इवेंट्स के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है बच्चे? इसमें देखो, अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी E और F दोनों अकर हो रही हैं इवेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले या तो E अकर होगी या F अकर होगी। सपोज E अकर होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है? F के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट F इफ E हैज ऑलरेडी अकर। क्लियर? यानी दोनों में से एक इवेंट पहले अकर हो जाएगी, उसके अकर होने के बाद हम दूसरे की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे यानी F की। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर F इवेंट पहले अकर हो रही है तो उसे हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ F इनटू, अब F इवेंट अकर हो गई तो अब हमने क्या लिखना है? E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर F ऑलरेडी अकर हो चुकी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E इफ F हैज ऑलरेडी अकर। तो ये दोनों चीजें सेम ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट, अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स E एंड F। क्लियर? तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। एक अर्न में 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स है। क्लियर? 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने अर्न में से 2 बॉल्स निकालनी है। कंडीशन क्या है? ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक बॉल निकालनी है। साथ में ये वर्ड दिया हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा इन क्वेश्चंस में कहीं विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, कहीं विद रिप्लेसमेंट होता है, तो पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? हमने जो भी बॉल निकाली है उसे रिप्लेस नहीं करना, यानी एक बॉल को हमने पहले निकाल लिया, उसे बाहर ही रखना है, अंदर नहीं डालना दोबारा अर्न के। सपोज अगर 15 बॉल्स हैं एक अर्न में, तो एक निकालने के बाद कितनी रह जाएंगी? 14। क्लियर? तो वो हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। We have to find what is the probability both drawn balls are black। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने 2 बॉल्स निकालनी है अर्न में से, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड हमने फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, यानी दोनों ही बॉल्स ब्लैक हैं। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया? तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बताती हूँ। पहले एक अर्न है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ये अर्न है। क्लियर? क्वेश्चन में गिवन है कि 5 तो रेड बॉल्स हैं, क्लियर, और 10 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है? तो टोटल बॉल्स कितनी होगी अर्न में? 5 + 10 15। रेड बॉल्स कितनी है? 5, एंड ब्लैक बॉल्स कितनी है? 10। क्लियर? हमने निकालना क्या है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। दोनों जो बॉल्स हम निकाल रहे हैं उसके ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमने ये निकालनी है। तो देखो इसमें 2 इवेंट्स हैं। 2 इवेंट्स क्या क्या होंगी? एक इवेंट यानी फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, एंड सेकेंड इवेंट देन दैट इज सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। तो हमने ये 2 इवेंट्स अपने आप मान ली। E इवेंट फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक एंड F इवेंट इज सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। क्लियर है? तो हमने निकालना क्या है? बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। हमने ये चीज निकालनी है।
क्लियर। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब आपको पता ही है, दैट बोथ बॉल ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। क्लियर है। तो हम देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 रेड बॉल्स हैं, 10 ब्लैक बॉल्स हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट बॉल हम निकालेंगे, फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अर्न में कितनी बॉल्स है, 15। क्लियर। हम निकाल कौन सी रहे हैं, ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स की हमारे पास कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, 10 ब्लैक बॉल्स हैं। 10/15 हो गया। क्लियर। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट ब्लैक बॉल इज 10/15। अब हमने अर्न में से 2 बॉल्स निकालनी है, जिसमें से हम फर्स्ट बॉल निकाल चुके हैं, फर्स्ट ब्लैक बॉल निकाल चुके हैं। साथ में हमें कंडीशन दी हुई है कि विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, यानी जो हमने बॉल निकाल ली है उसे हमने रिप्लेस नहीं करना। तो जब हमने एक ब्लैक बॉल निकाल ली तो अर्न में जो टोटल 15 बॉल्स थी, तो एक बॉल निकालने से कितनी रह गई, 14 रह गई। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जब हम सेकंड बॉल ड्रॉ करेंगे तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रह गई, 14 रह गई, क्योंकि एक माइनस हो चुकी है। ठीक है। और हमने सेकंड बॉल भी जो है वो ब्लैक निकालनी है। ऑलरेडी हम एक ब्लैक बॉल निकाल चुके हैं, तो 10 - 1 कितनी हो गई, 9, क्योंकि रिप्लेस नहीं करना, हमने जो बॉल बाहर रखी है उसे बाहर ही रखना है। तो 10 में से 9 रह गई, यहाँ 1 निकाल ली, तो 9/14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 balls आर ब्लैक इज 10/15 इंटू 9/14। तो ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने कर लिया, सिंपल सी स्टेटमेंट पढ़ी। और अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कैसे जोड़ सकते हैं। देखो बेटा, मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, है ना। यहाँ चेक करो, ये फर्स्ट 10/15 जो मैंने लिखा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। फर्स्ट बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/15 है ऑब्वियसली। ठीक है। उसके बाद इवेंट ई हमने मानी थी, दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। क्लियर। उसके बाद एक बॉल हमने ब्लैक निकाल ली, दूसरी बॉल भी हमने ब्लैक ही निकालनी है। तो ये 9/14 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकंड बॉल इज ब्लैक। यहाँ P/F/E का मतलब, F गिवन E का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकंड बॉल इज ब्लैक इफ फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ऑलरेडी ब्लैक। क्लियर। तो वही चीज इसे कोरिलेट करके देखो, यही फॉर्मूला है, यहां हमने डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप इससे कोरिलेट करो तो यही चीज ये बन रही है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसी चीज को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिया होगा, तो वो भी सही है। उसमें क्या होता है, यहां लिखा हुआ है 10C1 अपॉन 15C1 इंटू 9C1 अपॉन 14C1। तो यही चीज़ है बेटा। 10C1 का क्या मतलब है, यहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं 10 ब्लैक बॉल्स में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 10C1। और नीचे क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल कितनी है, 15 बॉल्स। 15 बॉल्स में से हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 15C1। तो उसे चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, क्योंकि आपको पता है NC1 इज इक्वल टू N है, तो बोथ आर सेम थिंग्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ऐसे ठीक लगता है तो ऐसे लिख लो, अगर ऐसे ठीक लगता है तो ऐसे लिख लो। फॉर्मूला नहीं लिखना तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट आपको क्लियर हो रहा है तो वो भी सही है। तो यहां मैंने यही सारी चीजें एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं। PE intersection F is equal to PE into PF given E means probability that first drawn ball is black and probability that second drawn ball is black if first ball which is already drawn is black। तो यही हमने इसमें वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है। ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इवेंट्स। अगर मोर देन 2 इवेंट्स आ जाए तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, देखो, लेट E, F एंड G आर 3 इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए सैंपल स्पेस। पहले वाले में हमने 2 ही इवेंट्स ली थी, E एंड F। अब हमारे पास 3 इवेंट्स है, E, F एंड G, सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। तो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का मतलब क्या होगा, इवेंट E, F एंड G ऑल हैव अकर्ड। उसमें 2 इवेंट्स थी तो वो 2 अकर हो रही थी, इसमें 3 इवेंट्स, तो ये 3 अकर हो रही हैं। क्लियर।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। क्या मतलब है इसका, सबसे पहले हमने मान लिया ई इवेंट अकर हो रही है, ठीक है। तो ई इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक। अब ई इवेंट अकर हो चुकी है तो उसे हम एफ इवेंट के अकर होने के साथ कंसीडर करते हैं ऑब्वियसली। तो अगर ई इवेंट अकर हो गई तो अब हम एफ के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ इवेंट इफ ई हैज ऑलरेडी अकर। क्लियर। अब यहां तक आप देखो, यहां तक ई और एफ दोनों अकर हो गई हैं। बची कौन सी इवेंट, तीसरी इवेंट। तीसरी इवेंट बची है तो उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट जी गिवन दैट ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब क्या है, ई एंड एफ हैव ऑलरेडी अकर। क्लियर। यहां हमने लिखा था क्योंकि सिर्फ पहले इवेंट की बात करें तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई लिख दी। यहां हमने क्या लिखा है, ई ऑलरेडी अकर हो गई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, क्योंकि ई अकर हो चुकी है। अब ई और एफ दोनों अकर हो गई यहां तक, तो अब हमने जी को अकर करवाना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ। तो अगर 4 इवेंट्स की बात करें, ई एफ जी एच 4 इवेंट्स आ जाए तो सिमिलरली साथ में यहाँ एच लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तो कितनी भी इवेंट्स हो आप इस तरह से इसे लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की फॉर्म में। इसका भी एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। अब देखो यहां वर्ड एक आ रहा है सक्सेसिवली। इसका मतलब क्या होता है, 1 by 1। एक वर्ड होता है सक्सेसिवली, एक वर्ड होता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली में क्या होता है कि हमने एक साथ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, यानी अगर यहाँ 3 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं हम तो साइमल्टेनियसली में क्या होता है कि हमने एक साथ कार्ड्स को निकालना है। यहाँ लिखा है सक्सेसिवली, इसका मतलब क्या है कि हमने 1 by 1 कार्ड्स को निकालना है। पहले एक कार्ड निकालेंगे, उसे बाहर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्लियर। सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा इन क्वेश्चंस में हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, तो वर्ड्स इग्नोर मत करना, उन्हीं के बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सक्सेसिवली का मीन है 1 by 1 हमने कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। उसके बाद वर्ड है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया था, विदाउट रिप्लेसमेंट का मीन है हमें रिप्लेस नहीं करना कार्ड्स को। एक कार्ड बाहर निकाला तो उसे बाहर ही रखना है। उसके बाद जब हम सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उस कार्ड को बाहर रख के जितने कार्ड बचे हैं उन पे परफॉर्म करेंगे। क्लियर। फ्रॉम द पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो +1 में आपने अच्छी तरह कार्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स में, 52। उसके अलावा एस कितने होते हैं, 4। किंग कितने होते हैं, 4। ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा सक्सेसिवली, ये वाले टर्म्स को आप बहुत ध्यान से रखना। अब इसमें ये देखा है कि 3 कार्ड्स हमने ड्रॉ करने हैं, यानी एक्सपेरिमेंट को हमने 3 टाइम्स परफॉर्म करना है। ठीक है, 3 टाइम्स परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब वही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर मोर देन 2 इवेंट्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर वो नहीं आप लगाना चाहते तो डायरेक्टली भी होगा, लेकिन मतलब एक ही है। कोरिलेट करें तो हम फॉर्मूले से ही कोरिलेट कर सकते हैं आराम से। क्लियर है। तो यहाँ हमने सबसे पहले ई एफ जी 3 इवेंट्स मान ली। फर्स्ट इवेंट मान ली फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग। देखो यहाँ निकालना क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, यानी पहले 2 कार्ड तो किंग है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, और जो तीसरा कार्ड है वो कौन सा है, एस का है। ठीक है, यानी ई इवेंट मानेंगे हम फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, एफ इवेंट इज सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज किंग, एंड जी इवेंट इज थर्ड ड्रॉन कार्ड इज एस। क्लियर है। तो अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल वे में इसकी बात करें तो यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन में, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है फ्रॉम द पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड। आपको पता है कि एक डेक ऑफ कार्ड में 4 किंग्स होते हैं एंड 4 एसीज होते हैं। क्लियर। अगर हमने सबसे पहले हमने निकालना क्या, बेसिकली ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, यानी तीनों इवेंट्स के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहली इवेंट हमने ई मानी थी कि जो कार्ड है वो फर्स्ट कार्ड किंग का निकालना है, एफ के लिए हमने सेकंड कार्ड किंग का निकालना है, और जी हमने माना था कि जो थर्ड कार्ड है दैट शुड बी एस। ठीक है। अब
टोटल नंबर ऑफ किंग्स, अगर हम पीई की बात करें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, तो पहला कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं किंग का, तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं 4 है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो गई 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक ऑफ कार्ड्स इज 52। क्लियर है, यानी हमने एक किंग निकाल लिया, यहां हम एक किंग निकाल चुके हैं। अब हमने दूसरी इवेंट क्या है, एक और किंग निकालना है, ठीक है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। क्लियर, तो विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है तो मतलब एक किंग जो हमने बाहर निकाला है उसे बाहर ही रखेंगे। तो अब जो हमारे पास कार्ड्स बचे हैं उनमें से किंग कितने रह गए, 4 में से एक निकल गया तो कितने रह गए 3 किंग्स, और 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकल चुका है तो कितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रह गए 51। क्लियर, अब हमने दूसरा भी किंग निकाल लिया, ये वाला दूसरा किंग निकाल लिया। अब हमने जो थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो हमने क्या निकालना है, एस निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स में 4 होते हैं, और अब नीचे क्या आता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब जो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि 2 किंग हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में से 2 कार्ड हम निकाल चुके हैं, 52 - 2 हो गया, तो कितने कार्ड रह गए 50 कार्ड्स रह गए। क्लियर, तो ये चीज है, इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला क्या है, पीई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ गिवन ई इंटू पी जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्लियर सी बात है, तो पीई का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट कार्ड इज ए किंग, यानी 4/52। पी एफ गिवन ई का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकेंड कार्ड इज ए किंग इफ इट इज गिवन दैट फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ए किंग, यानी फर्स्ट कार्ड हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो उस केस में, यानी सिंपल सी चीज है, इवेंट एफ निकालते हुए एफ की प्रोबेबिलिटी निकालते हुए हम ई को कंसीडर कर रहे हैं साथ में। ठीक है ना, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है, जब हमने रिप्लेस ही नहीं करना, कार्ड बाहर ही आ गया, तो वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट के टाइम अफेक्ट तो करेगी ना वो चीज उसे। सिमिलरली अब यहां तक हो गया, ये जो चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, ई और एफ दोनों इवेंट्स अकर हो गई हैं, ई और एफ दोनों इवेंट्स अकर हुई हैं, तभी तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 50 बचे हैं, तो ये भी इस पे अफेक्ट कर रही है। तो पीई का मतलब है 4/52, पी एफ गिवन का मतलब है 3/51, और पी जी गिवन इंटरसेक्शन एफ का, ये सारी चीजें सेम ही है, सब कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये तो इसका हुआ एग्जाम्पल। अब इसके अलावा बेटा हम छोटी छोटी बेसिक सी बातों को थोड़ा ध्यान दें इसमें। इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, ठीक है, तो कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स कई क्वेश्चंस में यूज होंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 कार्ड इज ए किंग निकालनी है, यानी एक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो सिंपल सी चीज है, आपको पता है 4/52 है। इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर आप लिखो तो 4c1/52c1 लिख सकते हो आप, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 में से हमने एक किंग निकालना है, तो 4c1 हो गया। 4 में से हमने एक किंग का सिलेक्शन करना है तो 4c1 हो गया, और नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड का सिलेक्शन करना है तो 52c1 हो गया। तो बात तो एक ही है, nc1 की वैल्यू n ही होती है, तो वो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 1 कार्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद अगर हम करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स आर किंग, ठीक है, अब बेटा जब 2 कार्ड्स की बात आ जाती है तो फिर आपका ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वो जो 2 कार्ड हम निकाल रहे हैं वो सक्सेसिवली निकाल रहे हैं या साइमल्टेनियसली निकाल रहे हैं। सक्सेसिवली का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि 1 by 1, कि पहले एक कार्ड निकाला फिर दूसरा कार्ड निकाला। अगर साइमल्टेनियसली की बात करें तो उसका मतलब क्या है कि हमने दोनों कार्ड एक साथ ही निकाली, यानी वो एक्सपेरिमेंट हमने एक ही बारी में परफॉर्म कर दिया, वो दोनों कार्ड इकट्ठे ही निकाल लिए हमने, तो वो मतलब होता है साइमल्टेनियसली का। और जब हम सक्सेसिवली की बात करते हैं तो सक्सेसिवली के साथ हमें ये 2 चीजें भी क्लियर होनी जरूरी है कि अगर हम सक्सेसिवली निकाल रहे हैं 2 कार्ड्स, तो उस केस में जो हम कार्ड्स निकाल रहे हैं वो विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। क्लियर है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हमने अभी अच्छी तरह किए हैं, दोनों क्वेश्चंस विदाउट रिप्लेसमेंट पे बेस्ड थे।
और जब बात आ जाती है विद रिप्लेसमेंट की, तो उसका मतलब क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि हमने एक कार्ड निकाला, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी हमने, फिर हमने उसे दोबारा रिप्लेस कर दिया, यानी उस डेक में दोबारा डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जब हम सपोज 2 किंग निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो 2 किंग निकालते टाइम हमने पहले एक किंग का कार्ड निकाला, तो 4/52 आ गई उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर हम दोबारा रिप्लेस कर रहे हैं उसे, यानी दोबारा डेक ऑफ कार्ड्स में डाल रहे हैं, तो जो हम सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स उतने ही रहेंगे, 52 ही रहेंगे, क्योंकि हमने दोबारा वो कार्ड उठा के डाल दिया उसमें। तो 52 कार्ड्स रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ किंग्स भी 4 रहेंगे, तो 4/52 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स ऑफ किंग विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया ये 4/52 इंटू 4/52, क्योंकि हमने दोबारा वो उस डेक में डाल दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें हम, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमने अच्छी तरह किया अभी। 4/52 इंटू, जब सेकेंड टाइम हम निकालेंगे तो 4 में से 1 निकल चुका है, तो कितने बचे 3, 52 में से 1 माइनस हो गया, तो कितने बचे 51, तो 3/51। इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। चाहे इसे इस फॉर्म में लिख लो, चाहे इसे इस फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, मैंने ये वाला वर्ड यूज किया था साइमल्टेनियसली, ठीक है। अभी मैं इनको आपका इनमें डिफरेंस बताऊंगी अभी आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स ऑफ किंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी हमने एक साथ निकालने हैं, तो हम 4 किंग के कार्ड्स में से 2 किंग के कार्ड्स इकट्ठे उठा रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 4c2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, 52 में से हम 2 निकाल रहे हैं, तो 52c2। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51, ये चीज आ गई। अब आप यहां देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स साइमल्टेनियसली, इन दोनों के आंसर सेम है। 4/52 इंटू 3/51, 4/52 इंटू 3/51, इन दोनों से आंसर सेम आ गया। इसका मतलब ये जो दोनों चीजें हैं ये इक्वल है, दोनों सेम है। क्लियर? तो ये तो इसका डिफरेंस था। अब जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि कार्ड को रिप्लेस कर देना है, यानी फर्स्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद हमने कार्ड को एज इट इज वापस उसमें डाल देना है, उसके बाद सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा कार्ड डाला। जब दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसका फर्स्ट टाइम की परफॉर्मेंस से कोई अफेक्ट नहीं करेगी, फर्स्ट टाइम की परफॉर्मेंस सेकंड टाइम की परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उतने के उतने कार्ड्स ही पड़े हैं। तो जो विद रिप्लेसमेंट, इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास क्या आ गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुई ये चीज? यहां से हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात आएगी तो विद रिप्लेसमेंट आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फ्रेश हो गया। उसके बाद जब हम सेकेंड टाइम परफॉर्म करेंगे तो वही डाटा हमारे पास होगा फर्स्ट टाइम वाला। तो यहां से आ गई इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी फर्स्ट इवेंट का दूसरी इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, 2 events E and F are said to be independent if probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of other. Clear? तो यहां हम लिख सकते हैं इसे probability of E given F is equal to PE। कैसे? देखो, जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E। ठीक है, तो यहां से आप देखो, जब फर्स्ट इवेंट अकर हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है,
सेकेंड इवेंट जब अकर हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी पी एफ गिवन ई। तो जब फर्स्ट इवेंट सेकेंड इवेंट पे अफेक्ट ही नहीं कर रही तो हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है एफ गिवन ई लिखने का। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, क्योंकि ई के अकर होने का उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अफेक्ट ही नहीं कर रही है उसे। तो पी एफ गिवन ई को हम पी एफ के इक्वल लिख सकते हैं या पी ई गिवन एफ को हम पी ई के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ई के अकर होने से एफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और एफ के अकर होने से ई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्लियर है। तो इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ आ जाएगा। ये सारे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से ही हमने यहाँ इसको प्रूव किया। और अगर तीन इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी की बात आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ इंटू पी जी। तो वही सेम फॉर्मूला बनेगा। तो इसकी एक डेफिनेशन और भी हम देख लेते हैं। लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। यानी दो इवेंट्स का भी इंडिपेंडेंट होगी इफ पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ, एंड इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इफ पीई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। तो ये है इंडिपेंडेंसी का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। एक एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया था कि जहां विद रिप्लेसमेंट आ गया वहां इवेंट्स क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो वही चीज है, अगर हम फर्स्ट ब्लैक बॉल ड्रॉ करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी निकालने की, टोटल 10 ब्लैक बॉल्स हैं तो 10/15 होंगी। ठीक है। अब यहां आ गया विद रिप्लेसमेंट, क्लियर है। तो जब रिप्लेस कर दी हमने दोबारा फिर ब्लैक बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/15। तो वही चीज है, यहां से क्लियर हो जाएगा कि ये जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। क्लियर। यहां एक हम और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी, इंडिपेंडेंसी पे बेस्ड है। 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कंसीडर द इवेंट ई 3 heads or 3 tails, F at least 2 heads and G at most 2 heads of the pairs EF, EG and FG which are independent, which are dependent। मतलब सिंपल सी चीज है, हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि 3 coins are tossed simultaneously, यानी हमने 3 coins को इकट्ठे टॉस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सैंपल स्पेस बनाना है उसका। तो 3 कॉइन को टॉस करने वाला सैंपल स्पेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बिल्कुल उसी तरह से आप बना लेना। सबसे पहले सैंपल स्पेस, उसके बाद ई, एफ और जी, ये 3 इवेंट्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट इवेंट है 3 heads और 3 tails, एफ इवेंट है एटलीस्ट 2 heads एंड जी इवेंट इज एट मोस्ट 2 heads। ठीक है। तो वो तीनों इवेंट्स हमने लिख ली। हमने चेक करना है इवेंट ई और एफ आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं, एफ और जी एंड जी और ई ये सारी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बना लिया इसका। इवेंट ई दी हुई है 3 heads और 3 tails। तो हम सैंपल स्पेस में से सबसे पहले हम बस सिंपल सी चीज है बेटा, सेट फॉर्म में लिख दो सारे इवेंट्स को। सेट फॉर्म में लिखने के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 heads और 3 tails। अब हमने सैंपल स्पेस में से निकालना है कि कौन कौन सी इवेंट के में 3 head या 3 tails हैं। तो ये 2 ही इवेंट्स हैं, एच और टी। इन दोनों इवेंट्स में ही 3 heads और 3 tails हैं, उसके अलावा किसी में नहीं। कंडीशन पूरी हो रही। उसके बाद एफ इवेंट है एटलीस्ट 2 heads। एटलीस्ट का मतलब आपको पता ही है कि मिनिमम 2 heads हो। ठीक है। अब देखो मिनिमम 2 heads किस किस में है, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट एच आएगी, यहाँ एच भी आएगी, एच भी आएगी, टी भी आएगी और एच नहीं आएगी क्योंकि मिनिमम 2 heads आने चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ एक ही हेड आ रहा है, यहाँ भी एक हेड आ रहा है, यहाँ भी एक हेड आ रहा है और यहाँ कोई हेड नहीं आ रहा। तो बस यहाँ तक ये वाली इवेंट्स आएंगी। ठीक है। आउटकम्स आएंगे, सॉरी। तो एफ इवेंट भी हमने लिख ली, ई इवेंट भी लिख ली। जी इवेंट क्या है, एट मोस्ट 2 heads, यानी मैक्सिमम 2 heads होने चाहिए। तो मिनिमम 0 heads भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम 2 heads देखो किस किस आउटकम में है। फर्स्ट वाली नहीं आएगी, एच आएगी, एच भी आएगी, टी एच टी आएगा,
THT भी आएगा, TTH भी आएगा, TTT। सिर्फ फर्स्ट वाली इवेंट नहीं, आउटकम नहीं आएगी, बाकी सारी आउटकम्स इसमें आएंगी जो हमारी कंडीशन को पूरा करेंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, हमने ये चेक करना है कि सपोज फर्स्ट पेयर ही ले लिया E और F, E और F की इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला बेटा होता है, आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F की अगर हम इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF है। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। अगर ये इक्वल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हमें PE निकालना है। E और F इवेंट्स का सेट निकाल चुके हैं, तो अब हम E इंटरसेक्शन F इवेंट का सेट निकालेंगे। सिमिलरली F इंटरसेक्शन G का और E इंटरसेक्शन G का। तो E इंटरसेक्शन F यानी E और F में से जो कॉमन आउटकम्स हैं वो यहाँ हमें लिखनी है। H कॉमन आउटकम है, वो हमने यहाँ लिख दी। क्लियर। सिमिलरली F इंटरसेक्शन G का निकालेंगे तो F और G की कॉमन आउटकम्स हमने इस सेट में लिख दी। G इंटरसेक्शन E में G और E इन दोनों की कॉमन आउटकम्स हमने यहाँ लिख ली। तो ये तीनों सेट आ गए। अब हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो P टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे तो 8 आएगा। न्यूमरेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी N। सिंपल है, PE का फॉर्मूला है NE अपॉन NS। तो NE यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E, कितना कहाँ है NE, 2 1 2 2 2/8। सिमिलरली हम PF निकाल लेंगे, सिमिलरली हम PG निकाल लेंगे। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे। PE इंटरसेक्शन F, PF इंटरसेक्शन G, PG इंटरसेक्शन E। अब हमें ये चीज चेक करनी है, सपोज E और F के लिए, तो PE इंटू PF भी चाहिए, तो PE इंटू PF भी निकाल लेंगे। तो 1/4 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1/8। सिमिलरली PF इंटू PG निकाल लेंगे, PG इंटू PE निकाल लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज हमने पहले निकाल के रख ली। अब हमने ये पेयर्स चेक करने हैं, E और F की इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF। तो जो हमने वैल्यूज निकालनी है उससे प्रूव हो रहा है कि ये इक्वल है। इसका मतलब E और F दोनों इंडिपेंडेंट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G कितनी आ रही है, 1/8। और PE इंटू PG, PE इंटू PG कितनी आ रही है, 1/4 इंटू 7/8। तो ये तो इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब E और G क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स है। सिमिलरली PF इंटरसेक्शन G के केस में हम कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे वैल्यूज, और अगर इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है इस केस में, इसका मतलब क्या है, F और G दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो बेटा सारे क्वेश्चंस यही है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे ही हैं। तो आप खुद क्वेश्चन ट्राई करना, ये बाकी अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।